सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम समझेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडर, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, उसके साथ साथ ईटीएफ्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें क्या होती है। देखो, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था ना, उसमें हमने सिंपल चीज देखी थी कि एक शेयर क्या होता है और ये जो मार्केट है वो किस तरीके से दिखता है हमें, कि एनएससी क्या है, बीएसई क्या है, ये क्या है, दो एक्सचेंजेस है, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि किसी के साथ अगर फ्रॉड होता है तो क्या होगा, कि एक सेबी है जो कि एक गवर्नमेंट अथोराइज बॉडी है, वो क्या करती है, रूल्स बनाती है हर एक पर्सन के लिए कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। तो इस तरीके से एक बॉडी होती है। उसके बाद हमने देखा था कि सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, जो दो डिपॉजिटरीज है, वो क्या करती है कि जितने भी सारे मार्केट में शेयर्स है वो किसके पास होते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज, एज अ गोडाउन टाइप, जहां पे सारे शेयर जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है। ये कुछ हमने पॉइंट्स पिछले लेक्चर में देखे थे। तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी किस तरीके से की जाती है मार्केट में, ईटीएफ्स जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। उसके बाद मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे आप मार्केट में आ रहे हो वैसे कौन और लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं और उनके आने से मार्केट में क्या इंपैक्ट बनता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ट्रेडर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। तो इफ अगर किसी का भी डाउट होता है तो एंड ऑफ द लेक्चर आप पूछ सकते हो, उसको हम क्लियर करेंगे। इफ अगर रनिंग कुछ डाउट है, मतलब जब मैं सिखा रहा हूं उसके बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहीं पे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें कौन है यहाँ पे जो ऐसा है कि पिछले लास्ट लेक्चर में नहीं था। इस समय लास्ट लेक्चर में नहीं था तो मुझे पता नहीं कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं उसके बारे में। सभी लोग थे लास्ट लेक्चर में? आप ना, जब भी मैं कुछ पूछता हूँ तो डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ, अगर मैं बोलूंगा तो कुछ बोलेगा कोई, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। डायरेक्टली आप अगर कुछ भी होता है तो माइक ऑन करके बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है। मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ डायरेक्टली इंटरेक्शन पे। ठीक है। कुछ भी अगर इन द आप, मतलब जब मैं सिखा रहा हूँ उसके बीच में अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है। और इफ अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ उसका आंसर भी आप डायरेक्टली माइक ऑन करके दोगे, कोई भी पर्सन, या फिर सभी लोग माइक ऑन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पे सारी चीज सीखने के लिए आए हो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जो भी आपको डाउट आ रहे उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आप अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगे। जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको अगर समझ भी ले रहे हो आप, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अगर कुछ क्वेश्चन नहीं करते तो मुझे ऐसा लगेगा कि हर एक चीज आपको क्लियर है। ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? एवरीवन क्लियर है वॉइस? राहुल जी, राजशेखर जी, यस सर। सभी लोगों को ओके ओके ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, तो राजशेखर जी आप डायरेक्टली माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, अंसारी जी आप भी। ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं। ये देखो, कल हमने ये कुछ दो चीजें देखी थी। कौन है ऐसा जिसने आज फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड किया है, लास्ट लेक्चर में नहीं थे? कोई है ऐसा, या फिर सभी लोग थे लास्ट लेक्चर में? ये सर आज मेरी पहला लेक्चर है, कल वाला मैंने मिस कर दिया था। ओके ओके चलेगा। चलो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट, ये कि समझते ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल टाइप में बता देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीजें होती है। देखो, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या। स्टॉक मार्केट से पहले हम देखेंगे कि शेयर मतलब क्या। ये एक्चुअल में शेयर होता क्या है। मान लो ए पर्सन है जिसको खुद के बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपिटल की नीड है। मतलब ए पर्सन है जिसका कुछ बिजनेस हो सकता है, जिसको ग्रो करने के लिए उसको उसको क्या चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल बनाने के लिए दो सोर्स है, तीन सोर्स है। फर्स्ट है फ्रेंड, बैंक, उसके बाद फैमिली। सॉरी। इसके अलावा कोई सोर्स है क्या ए पर्सन के पास? नहीं। मान लो अभी बिजनेस बनाना है तो अप्रोक्स 100 करोड़ की नीड है, बड़ा कैपिटल चाहिए इनको। तो कोई फ्रेंड इतना कैपिटल देगा? नहीं देगा। बैंक देगी? डेफिनेटली देगी। कोई फैमिली मेंबर दे सकता है? नहीं। बट बैंक देगी तो बैंक क्या बोलेगी, आपको 13% क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये ए पर्सन इतना इंटरेस्ट जो है पे कर पाएगा? 100 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट उठा रहा है वो पर्सन, तो 13% इंटरेस्ट मतलब अप्रोक्स 13 करोड़ का क्या देना है, जस्ट इंटरेस्ट। 100 करोड़ तो देनी ही है बैंक को, उसके साथ साथ 13% इंटरेस्ट भी देना है। तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे ए पर्सन क्या करता है
शेयर मार्केट के पास आता है, मतलब एक्चुअल में एनएससी बीएसई के पास। ये दोनों है स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या करते हैं, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सभी लोग ना इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। इन फ्यूचर जब भी आप फिर से इस चीजों को देखोगे तो डायरेक्टली याद नहीं आएगी ये चीजें, इफ अगर आपने लिख के रखा होगा कहीं पे तो आपको याद आ सकती है ये चीजें, ठीक है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है जो कि क्या करते हैं, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी अगर पर्सन अपनी कंपनी को पब्लिकली उसके शेयर्स बेचना चाहता है, मतलब खुद के कंपनी के शेयर जो है वो पब्लिकली बेचना चाहता है, तो उसके वो किसके पास आता है, एनएससी बीएसई के पास। और एनएससी बीएसई क्या करती है, जितने भी ब्रोकर्स है, जैसे एंजल वन है, काफी सारे ब्रोकर्स है, ग्रो है, जेरोदा है, स्टॉक्स है, काफी सारे ब्रोकर्स है, इनके पोर्टल्स पे ये सारी चीजें क्या होती है, शो होती है। जैसे ये सारी चीजें उनके पोर्टल्स पे शो होती है, तो जो भी इन्वेस्टर है जिनको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी कंपनी देख के, वो क्या करता है, इन जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डायरेक्टली अगर 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ एक पर्सन देगा क्या, नहीं। तो एनएससी बीएससी क्या करते हैं, ये जो 100 करोड़ है उसको ना हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे स्प्लिट कर देते हैं सारी शेयर्स को, ठीक है। 100 करोड़ के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा, मान लो अभी 100 करोड़ शेयर्स है, उनके मान लो 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, ठीक है। 100 करोड़ के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े की क्या प्राइस बनेगी, ये जो एक बॉक्स है इसकी एक प्राइस क्या बनेगी, बता सकते हो आप, बता सकते हो क्या प्राइस बनेगी। अगर 100 करोड़ के अगर एक टुकड़े, 1 करोड़ टुकड़े कर देंगे तो अप्रोक्स एक टुकड़े की प्राइस बनेगी 100 रुपए। तो ये जो एक टुकड़ा है, ये जो एक टुकड़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक शेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, एक शेयर। तो ये क्या है, हमारे लिए एक शेयर है जिसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो कोई भी इन्वेस्टर एक शेयर तो परचेस कर सकता है ना 100 रुपए देके। तो इसी तरीके से अगर किसी को 10 शेयर परचेस करने तो वो 10 शेयर करेगा। इफ अगर किसी को 100 शेयर करने तो 100 करेगा, किसी को लाख शेयर परचेस करने तो लाख शेयर परचेस करेगा। इस तरीके से ये जो कंपनी है, ये जो ए पर्सन है, उसके कंपनी में लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद ये पर्सन क्या करेगा, उन पैसों को फ्रीली यूज करेगा। इफ अगर कंपनी की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ये जो नंबर्स ऑफ शेयर है इनकी भी प्राइजेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ अगर ए पर्सन लॉस करता है तो क्या होगा, ये जो इन्वेस्टर्स है उनके भी पैसे क्या होंगे, लॉस में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से शेयर मार्केट जो है वो करता है। तो उसके साथ साथ ना एक बॉडी होती है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक एथोराइज बॉडी है जो कि गवर्नमेंट रन करती है। ये क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, उसके बाद ब्रोकर्स के लिए, उसके बाद एनएससी बीएससी के लिए, उसके साथ साथ खुद के लिए भी ये क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं कि कोई भी पर्सन किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, किसी के साथ गलत चीज ना हो, इसके लिए क्या बनाते हैं, ये लोग रूल्स बनाते हैं। उसके बाद दो डिपॉजिटरीज है हमारे पास, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये दो क्या है, डिपॉजिटरीज है। तो यहाँ पे होता क्या है, जितने भी कंपनीज के शेयर्स है, जो भी सारे कंपनीज के शेयर्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे, सीडीएसएल और एनएसडीएल में, ठीक है। तो इसी चीज को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज का लेक्चर हम जो स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके साथ साथ एसआईपी क्या होता है इसके बारे में, उसके साथ साथ आज हम देखेंगे ईटीएफ क्या होता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडर के बारे में, ठीक है। ये 5 चीजें जो कि आज हम देखने वाले हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। कोई भी वहां पे चैट बॉक्स में नहीं बताएगा, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। इफ अगर किसी को पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है, बट आप ट्राई करना माइक ऑन यस करके सर। बोल पाओ। यस सर, विजिबल है ओके ओके, स्क्रीन। ओके ओके, चलो चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, आप में से किसी ने सुना है क्या म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी ने सुना है। शायद सभी ने सुना होगा कि टीवीज वगैरह पे एडवर्टाइज आती है कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। ये टाइप के ऐड तो सभी ने देखी होगी। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की टीवीज पे एडवर्टाइज आती है। इफ अगर आप कभी मेगा सिटीज में रहते होंगे तो वहां पे भी एडवर्टाइज चलती है। तो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है क्या, देखो आप सभी लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना आप सारी चीजें सीख लोगे।
मतलब आपको फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, उसके साथ-साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगा, उसके साथ-साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा। मतलब काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे क्या करो सीख लोगे। जब आप सारी चीज़ें सीख ले रहे हो, तो आप खुद से मार्केट का स्टडी कर पाओगे, मतलब कंपनी के बारे में स्टडी कर पाओगे, चार्ट को स्टडी कर पाओगे, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड ले पाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जिनको ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उनको पता होता है कि मार्केट जो है वो मुझे इन फ्यूचर प्रॉफिट देगा। बट वहाँ पे होता क्या है, उनको पता नहीं होता कि कौन से शेयर को बाय करे, कौन से शेयर को सेल करे, कब उसको बाय करना है, कब उसको सेल करना है। काफ़ी लोगों के पास पता भी होता है, काफ़ी लोगों को, बट टाइम नहीं होता एनालाइज़ करने के लिए। तो ऐसे लोग करते क्या है, वो जाते हैं म्यूचुअल फंड के पास। ये क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस होता है। मतलब मान के चलो, ये जो फंड हाउस है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप एक फंड हाउस है, जहाँ पे ना कौन-कौन होता है, एक एनालाइज़र होता है जो कि मार्केट को एनालाइज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, एक एनालाइज़र होता है, एक आरएम्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं और रिसर्च की काफ़ी बड़ी एक टीम होती है। ठीक है? एक मार्केट का रिसर्चर होता है, एक एनालाइज़र होता है जो कि टेक्निकल चीज़ें देखता है, एक उस कंपनी का स्टडी करता है, एक पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना है वो सारी चीज़ें देखता है, एक रिलेशनशिप देखता है क्लाइंट्स के साथ। ऐसी काफ़ी बड़ी टीम होती है उनकी। तो इनको प्रॉपर मार्केट का नॉलेज होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जिन भी पर्सन को नॉलेज नहीं है, एक अपना म्यूचुअल फंड बना लेते हैं। ये क्या बनाते हैं, म्यूचुअल फंड, कि जिन भी पर्सन को नॉलेज नहीं है या फिर जिन भी पर्सन को टाइम नहीं है, उनके बिहाफ पे ये लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। भी मान लो ए पर्सन है, ये 10,000 रुपीज क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। बी पर्सन है जो 5,000 करना चाहता है। एक पर्सन ऐसा है जो 50,000 करना चाहता है। एक पर्सन ऐसा है जो 500 रुपए करना चाहता है। एक पर्सन ऐसा है जो 1,000 करना चाहता है। रैंडम कोई भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। इफ अगर जिसके पास बड़ी से ज्यादा सैलरी है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जिसके पास कम सैलरी है वो कम इन्वेस्ट करेगा, जिसके पास बहुत बड़ी सैलरी है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास पैसे दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, कि कौन सी कंपनी अभी रिसेंट में प्रॉफिट दे सकती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी को एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सारी चीजें कौन देखता है, म्यूचुअल फंड। और ये क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, जब आपको मार्केट पता है तो आप डायरेक्टली मार्केट में करते हो। बट अगर आपके पास मार्केट को एनालाइज करने के लिए वक्त नहीं है, या फिर अगर आपको एनालाइज करने के लिए स्किल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या देखना होता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट पता है, उन्होंने सुना हुआ है कि मार्केट ऐसे ऐसे होता है जो कि अच्छे रिटर्न्स देता है, ज्यादा पैसे बनते हैं शेयर मार्केट में, बट पता ही नहीं है कि किस तरीके से देखना होता है, कंपनी को कैसे स्टडी करते हैं, चार्ट का कैसे स्टडी करते हैं, लोगों को पता नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास पैसे देते हैं, म्यूचुअल फंड एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल। और मान लो अगर म्यूचुअल फंड्स है, इन्होंने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कुछ कंपनीज प्रॉफिट देगी, कुछ लॉस में जाएगी, एवरेज में म्यूचुअल फंड ने 19% का क्या निकाला, प्रॉफिट। कितना निकाला, 19% का प्रॉफिट निकाला। तो 2 से 3% म्यूचुअल फंड खुद को रख के बाकी 16 to 17% का रिटर्न आपको क्या करते देते। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है वो वर्क होते हैं। क्लियर हुआ सभी को म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपल इतना ही। जिन भी पर्सन को नॉलेज नहीं है या फिर जिन भी पर्सन के पास टाइम नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके बिहाफ पे जो फंड हाउसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? सभी लोगों से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यस सभी सर। लोगों को क्लियर है? ओके ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो एसआईपी है क्या? देखो, एसआईपी जो है ना वो एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। ठीक है? तो देखो, एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना। सिस्टमैटिकली मतलब हर महीने आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट को, मतलब 5th of अक्टूबर, 5th of नवंबर, 5th of दिसंबर, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी शेयर में। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट है। मान लो अगर आपकी सैलरी है 20,000, एवरेज सैलरी 20 to 25 होती है इंडियन में।
इंडिया में एक एवरेज सैलरी अभी 20 to 25 है, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी सैलरी 20% है, तो ये रूल कहता है कि आप आपकी जो सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, उसमें से आप 20 to 30% क्या करो, इन्वेस्ट करो। मान लो आप 25% इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 मतलब अप्रॉक्स 5,000 आप क्या कर रहे हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कर रहे हो, स्टॉक्स में ही कर रहे हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मान लो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो हर एक महीने की एक पर्टिकुलर डेट को आप क्या करोगे, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। इफ अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, तो हर एक एक म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें आप क्या करोगे, हर एक महीने 5,000 क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। हर महीने की 5 तारीख को आप क्या कर रहे हो, 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसआईपी। सिस्टमैटिकली आप हर एक महीने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, अदरवाइज एक किसी भी शेयर में आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है। तो चलो हम इसको ही देखते हैं, एसआईपी अगर करनी है हमें, या फिर म्यूचुअल फंड है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आओ, देखो, यहाँ पे जब आप एंजल फंड का ऐप ओपन करो, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे ना तीन चीजें, एक स्टॉक, उसके बाद एफएनओ, उसके बाद म्यूचुअल फंड। तो स्टॉक और एफएनओ इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे हम। अभी हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम म्यूचुअल फंड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे ना मुझे काफी सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं सभी को। एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एसबीआई का एक, एचडीएफसी का एक मिड कैप है, क्वांट का एक है, निप्पॉन इंडिया का एक स्मॉल कैप है, आदित्य बिरला सन्स का है, एसबीआई का है, उसके बाद पराग पराली का फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद निप्पॉन इंडिया का है, आईसीआईसीआई प्रोडक्ट। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, दिख रहे हैं आपको, काफी सारे म्यूचुअल फंड है। तो आप बोलोगे सर इसमें बेस्ट कौन सा है ना। होगा ना सभी का क्वेश्चन कि सर बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और क्यों बेस्ट है वो चीजें। बट आप एक एवरेज देख सकते हो यहाँ पे, कि म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए, 23, 26, 20, 26, 24, 23, 28, 30, 22, 20, 22, 27, 19, 28, 19, 20, 23, 17। मतलब एवरेज देखोगे तो 22, 23%, 24% के आसपास की रिटर्न्स है ही। मतलब देखो 23, 26, 20, 26, 24, 23, 20, 20, मतलब अप्रोक्स 20 to 24 के बीच में रिटर्न्स है। ठीक है। हर एक म्यूचुअल फंड अप्रोक्स दे रहा है उतने रिटर्न्स। ठीक है। तो आप सभी को पता है एक चीज में, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इफ अगर आपको यही पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मुझे करनी क्यों है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। या फिर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में आप क्यों आ रहे हो, इफ अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तो मीनिंग ही नहीं उसको कुछ। तो चलो हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें दिखती कैसे है और क्यों करनी होती है हमें इन्वेस्टमेंट। देखो, आप एक चीज नोटिस करना, इन्फ्लेशन पता है सभी को, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको पता है, इन्फ्लेशन किसी ने सुना है इन्फ्लेशन के बारे में। यस, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, लाइक एक राइट पर्टिकुलर राइट सर राइट। चीज। महंगाई, और महंगाई कह सकते हैं शॉर्ट। राइट 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 राइट। देखो, इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हर साल कितने परसेंट से इंक्रीज होती है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट इंडिया में अभी 6 पॉइंट कुछ तो समथिंग चल रहा है, बट अभी 6 ही % ले लेते हैं। 6% का इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ये साल अगर 100 रुपए पे परचेस कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर उसकी प्राइस क्या होने वाली है, 106 रुपए। 6% से क्या होने वाली है, इंक्रीज। देखो, आप सभी ने ना मैगी तो खाई होगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो मुझे पता नहीं है कि मैगी नहीं खाई होगी। मैगी हर एक ने खाई होगी। लॉकडाउन के पहले मैगी की प्राइस क्या थी पता है आपको सभी को, सिर्फ 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए की मैगी आती थी। उसके बाद बैग मैगी की प्राइस 12 हो गई, उसके बाद 14, आज 15 रुपए मैगी की क्या है, प्राइस है। तो मैगी की प्राइस इंक्रीज क्यों हो रही है, उसका रीजन है इन्फ्लेशन। उसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन। तो अप्रोक्स इंडिया में इन्फ्लेशन है 6% का। आपको पता है, इफ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, और अगर आप उसको बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक में एफडी बना के रख रहे हो, क्या कर रहे हो, बैंक में एफडी बना रहे हो, तो बैंक आपको एवरेज रिटर्न्स कितना देते हैं पता है सभी को, एवरेज 7%। और सीनियर 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 सिटीजन होंगे तो 8%। किसी का माइक ऑन है, माइक माइक ऑफ करना, माइक माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना।
देखो इंडिया में ना एवरेज बैंक में अगर आप एफडी बनाओगे तो एवरेज आपको रिटर्न्स मिलते हैं 7%, सीनियर सिटीजन को 8%। हम पकड़ भी लेते हैं कि चलो आपको 8% भी अगर रिटर्न्स मिल रहे, 8% क्या हो रहा है, आपको रिटर्न्स मिल रहे, तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद सिर्फ 2% ही प्रॉफिट बना पा रहे हो। कितना? तो फायदा ही क्या है? उससे बेटर है आप किसी बिजनेस में लगा दो आपके 1 लाख रुपए, है ना। बैंक में रख के आप, इसका कुछ मीनिंग है क्या? सिर्फ अगर आपको 2% ही मिल रहे, जीरो मीनिंग है इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स कितने दे रहे दिख रहे हैं आपको? अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड्स करो, बट आप खुद से देखना कि क्या चीजें बेटर है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, फिर लॉकडाउन के पहले मुझे पता है जितना कि 2019 मैगी जो है वो 10 रुपए की मिलती थी। 2025 मैगी मिल रही है 15 रुपीज की। इंक्रीज कितना हुआ? 50%। मैगी की प्राइस 50% से बढ़ी। ठीक है, अभी आपने मान लो 2019 को, 2019 को इफ 1 लाख रुपए बैंक में रखे हुए होते तो आपको एवरेज रिटर्न्स अगर 8% भी मिलते तो अप्रोक्स आपको रिटर्न्स कितने मिलते 6 साल में? अप्रोक्स कितने रिटर्न्स मिलते? 48% के रिटर्न्स कितने मिलते? 48%। 48% मतलब अप्रोक्स 1 लाख पे 48 मतलब 1,48,000। 48,000 के रिटर्न्स मिलते हैं ना आपको। तो आपने जो बैंक में पैसे रखे वो अप्रोक्स 1 लाख 1.5 लाख के आसपास चले जाते, है ना। 2019 में 1 लाख में कितनी मैगी आती? 10,000। कितने मैगी आती? 10,000 मैगीज परचेस कर पाते ना इफ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है 2019 में। अभी 2025 में आप कितनी मैगी परचेस कर पाओगे? सेम जो बैंक में पैसे रखे, 10,000 भी मैगीज नहीं आएगी इसमें, नहीं आएगी। 9,000 कुछ 9,980 मैगी आएगी, है ना, बिकॉज 2,000 कम है इसमें। मतलब अप्रोक्स मान लो चलो 10,000 ही मैगीज आ रही है आपको, कम आ रही है फिर भी मान लो 10,000 मैगीज आ भी रही है आपको। तो भी आपने 2019 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे थे तो आपके रिटर्न्स कितने बने? आपको लगेगा मैंने 1 लाख रखे थे अभी 1,40,000 बने तो मैं 48,000 बने तो 48,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। बट एक्चुअल में ये जो है वो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा चुका है। तो आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके इन्फ्लेशन को बीट करे। क्या करे? इन्फ्लेशन को बीट कर जाए। ठीक है, देखो और एक चीज, चलो इसको ही पहले समझते हैं हम। आपको पता चला इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बैंक में पैसे रखो ही मत, बट आप खुद से देखना कि क्या चीजें बेटर है। बट किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना। लिटिल प्रिकॉशन इज बेटर देन बिग रिग्रेट। मतलब छोटी छोटी जो चीजें है ना उसके ऊपर आप फोकस करोगे ना तो बड़ा कभी भी रिग्रेट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पता चला कि अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। किस तरीके से रिटर्न जो है वो म्यूचुअल फंड दे रहा है आपने देखा यहाँ पे एवरीवन। देखो म्यूचुअल फंड के ना कुछ टाइप्स है, जो 2-3 टाइप्स है म्यूचुअल फंड के, उसको शॉर्टली समझ लेते हैं। 3 टाइप्स के मैन मेजरली देखेंगे तो हम 4 टाइप्स के होते हैं, बट हम देखते हैं। एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। देखो स्मॉल कैप मतलब क्या? ऐसा म्यूचुअल फंड, मतलब ऐसा फंड हाउस है ये जो फंड हाउस है ऐसा म्यूचुअल फंड है ये। फंड हाउस और मतलब म्यूचुअल फंड, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है ये जो कि क्या करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो कि छोटी छोटी कंपनीज है। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। कौन सा? स्मॉल कैप, कहाँ पे? छोटी छोटी कंपनीज में। मिड कैप मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि मिड लेवल की कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। और लार्ज कैप मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। तो भी आप पूछोगे कि इससे फर्क ही क्या पड़ेगा? बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाला म्यूचुअल फंड अलग है, छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाला म्यूचुअल फंड अलग है। देखो जो छोटा म्यूचुअल फंड होता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, उनके रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। रिटर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बट इसमें रिस्क जो है, रिस्क जो है वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है।
जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पे रिस्क जो है एवरेज होती है, रिटर्न जो है एवरेज होते हैं, और रिस्क जो है वो भी एवरेज होती है। लार्ज कैप में रिटर्न्स भी क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, बट रिस्क भी क्या होती है, कम होती है। तो भी आप बोलोगे कि सर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इफ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़े लार्ज कैप में। सबसे ज्यादा पैसे आपके लार्ज कैप में होंगे, उससे थोड़े कम मिड कैप में, और सबसे कम स्मॉल कैप में। बिकॉज स्मॉल कैप अगर रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, कभी कभी उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है ना। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास 100% है, मतलब आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसको किस तरीके से डिवाइड करोगे, 50, सॉरी 50, 30, 20, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो 50% अमाउंट है वो लार्ज कैप में जाएगी, 30% अमाउंट जो है वो जाएगी मिड कैप में, 20% अमाउंट जो है वो जाएगी स्मॉल कैप में। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्मॉल कैप है, कौन सा मिड कैप है, कौन सा लार्ज कैप है, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, और छोटा सा दिखना, यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा आगे ऊपर, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सेक्टोरियल थोड़ा सा छोड़ दो। तो ये तीन दिख रहे हैं, तो चलो हम देखते हैं। मिड कैप में आ गए, मिड कैप में आपको सब भी म्यूचुअल फंड्स आएंगे। म्यूचुअल फंड्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप अच्छा म्यूचुअल फंड है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप का भी अच्छा फंड है। उसके बाद एक्सिस का अच्छा है, निपॉन का अच्छा है, कोटक का भी अच्छा है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है। बजाज का भी अच्छा है। उसके बाद मिराई एसेट स्मॉल कैप भी अच्छा है। यूटीआई स्मॉल कैप अच्छा है, आदित्य बिरला, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है। इसमें आप थोड़ा सा देख के कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप कर सकते हो। यहाँ पे मिड कैप में जैसे हम आते हैं, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी अच्छी है, एक्सिस बैंक, निप्पॉन, उसके बाद कोटक मिड कैप अच्छी कंपनी है, क्वांट है। उसके बाद आदित्य बिरला सन्स का है, यूटीआई का है, टाटा मिड कैप है, मिराई का है, डीएसपी मिड कैप है, बंधन है, मतलब काफी सारे। ठीक है। उसके बाद आप लार्ज कैप में आते हो तो निप्पॉन, आईसीआईसीआई प्रोडक्ट का, जीएम का एक है। ठीक है। उसके बाद एलआईसी है, यूटीआई है, आदित्य बिरला सन्स का है, एक्सिस है, टाटा का है, डीएसपी का है, बंधन लार्ज कैप है, काफ़ी सारे हैं इसके बाद बजाज फाइनेंस का है, बजाज फिंसर्व का है, कैनरा है, मतलब काफ़ी है। मोतीलाल ओसवाल क्वांट का लार्ज कैप है, ग्रो लार्ज कैप है। आप किसी को भी चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको आप क्या करोगे, स्प्लिट करके कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, इफ अगर आप लार्ज कैप में करना है, यहाँ पे आप कितने, मिनिमम अमाउंट कितना होगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो जहाँ पे टॉप रैंक दिख रहे हैं ना, उनमें आप ट्राई करो कि टॉप रैंक जो है उसमें कर पाओ। ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, 100 रुपये, 100 रुपये। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 100 है, 200 है, 1000 है, 100 है, 100, 99, 100, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, मतलब इतने से एसआईपी क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई आप बोलोगे सर एसआईपी स्टार्ट क्यों करेंगे, एसआईपी का क्यों करनी है हमें। देखो चलो यहाँ पे हम गूगल पे चलते हैं, एसआईपी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो आज से लेक्चर ना सारे लेंदी होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन फ्री रहना। ठीक है। चलो यहाँ पे आप गूगल पे आओगे तो यहाँ पे सर्च करना एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे फर्स्ट एंजल वन का आ रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। देखो हम ना एक एवरेज देखेंगे सारी चीजें। एक एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 to 6 thousand कर सकते हैं हर कोई। ठीक है। तो हम 6 thousand का देखते हैं कि 6 thousand अगर आप हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, अब एवरेज रिटर्न्स वहां पे जब हमने देखा था एवरेज 22 to 24 के आसपास थे रिटर्न्स, तो हम 21 ही ले लेते हैं। ठीक है। एक एवरेज रिटर्न्स मान लो 21% हमें क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो देखो इफ अगर आप 1 ईयर के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, एक साल, मतलब आपने पूरे एक साल तक, हर एक महीने, पूरे एक साल 12 महीने आपने 6,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 72,000, और आपको रिटर्न्स मिलते हैं 8,000। अभी आप बोलोगे सर 8,000 कितनी बड़ी बात है, इतने तो बैंक भी दे सकता है ना। तो देखो जो म्यूचुअल फंड है वो चलते हैं कंपाउंडिंग बेस पे, और कंपाउंडिंग मैं समझता हूँ एट वंडर है, मतलब एक अजूबे टाइप मुझे लगता है क्या, जो कंपाउंडिंग है वो। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो हम देखेंगे उसको। 1 ईयर अगर आप 6,000 कर रहे हो, तो यहाँ पे एवरेज आपके इन्वेस्टमेंट होती है 72, और रिटर्न्स बन के आते हैं 8,000। जो एसआईपी है ना, उसका गेम अगर आप समझोगे ना, तो एसआईपी जो है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आपको एसआईपी करने तो एवरेज आप 15 ईयर्स, जो रिटायरमेंट प्लान है उसके लिए करो, 15 ईयर्स। इफ अगर आपकी एज 25 है, तो 40 के एज में ही रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो 40 के एज में रिटायरमेंट प्लान करते हैं, बहुत कम। इफ अगर आपकी एज 25 है ना, तो आप
45 के एज में आप पूरे लाइफ की रिटायरमेंट ले सकते हो सिर्फ 20 साल में। देखो अभी आप बोलोगे सर कैसे कुछ भी बोल रहे हो, चलो देखते हैं हम। इफ अगर आपकी एज 25, 22, 22, 25 या फिर 30 इसके बीच में, अगर 20 के अंदर है, 18 और 20s में अगर आप हो, तो बहुत बहुत बड़ा मतलब ये होता है कि ये टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, बहुत बड़े रिटर्न्स बनते हैं। अप्रॉक्स 40-45 जब आपकी एज बनेगी ना, जब आपके 21-22 ईयर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़ा कॉर्पस बनता है। देखो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। इफ अगर आप 2 ईयर्स करते हो तो यहाँ पे आपकी 1,44,000 इन्वेस्टमेंट और 36,000 के रिटर्न्स। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 7,000, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट 36,000, मतलब अप्रोक्स 28 या फिर 29,000 रिटर्न्स आपको नेक्स्ट 1 ईयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आप करते हो 3 ईयर्स, देखो कितना बड़ा, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15। यहाँ पे चलो 10 साल का देखते हैं पहले हम। देखो 10 साल बाद अगर आप 6,000 हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अप्रोक्स आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है 7,20,000, और रिटर्न जो है वो अप्रोक्स 17 लाख रुपीज। मतलब इन्वेस्टमेंट से 2 गुना ज्यादा आपकी क्या है, रिटर्न्स। ठीक है, और आपकी वैल्यू अप्रोक्स 24 लाख बन रही है अभी 2000। अभी इसमें अपन 6% का इन्फ्लेशन बाद में कम भी कर देंगे, चलो इसमें से 6% का इन्फ्लेशन कम कर दो, 6% इन्फ्लेशन कम कर दो। अभी 6% का मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्फ्लेशन कम किया। तो भी आज के टाइम के 17 लाख आपके पास, आज अगर आपके पास 17 लाख होते तो आपको मतलब किस तरीके से आप लाइफस्टाइल जी पाते। तो उसी तरीके से मतलब वो टाइम के 17 लाख पकड़ लो, इन्फ्लेशन 6% से हम कम करेंगे। ठीक है, मतलब वो टाइम पे आपको कितने मिलेंगे, 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो चलो फिर हम और आगे देखते हैं। अगर 15 साल तक आप यहाँ पे होल्ड करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख बनती है, और रिटर्न जो है वो 67 लाख। मतलब 10 गुना ज्यादा आपके क्या है, रिटर्न है। सिर्फ 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके आपके 78 लाख रुपीज बन जा रहे, सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट क्या है, ठीक है, मतलब बहुत बेस्ट है। इफ अगर आपकी 25 एज है और 45 की एज में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ आगे के 5 साल में आपके 2,33 लाख रुपीज बन जाते हैं। सिर्फ 25 की एज में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, 20s में अगर कर रहे हो, और अगर 45 तक गलती से अगर रुक जाते हो, तो अप्रोक्स 50 ईयर्स, 25 ईयर्स, जब आप 40 की एज में होंगे, 45, वो टाइम पे आपके पास अप्रोक्स 6 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है सिर्फ 18 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो ये आप बोलोगे सर ये बड़ी बड़ी चीजें मत बताओ, एक्चुअल चीजें बताओ। देखो अभी ये 21% तो आपको दिख रहा है कि इतना एवरेज रिटर्न दे रहे हैं, फिर भी हम इसमें इन्फ्लेशन अगर 6% कम भी कर देंगे, तो भी यहाँ पे देखो अप्रोक्स आज के टाइम पे 2 करोड़ रुपए आपके पास होंगे। 6 करोड़ जो है वो टाइम पे 6 करोड़ की वैल्यू जो है वो आज के सिर्फ 2 करोड़ जितनी होंगी। 2 करोड़ भी जितने भी नहीं होंगी, तो भी आज के 1 करोड़ जितनी भी वैल्यू होती है, वो टाइम के 6 करोड़ की वैल्यू जो है वो आज के 1 करोड़ जितनी भी होती है। तो आप सोचो कि कितनी बड़ा कॉर्पस है ये। एक एवरेज फैमिली के लिए ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि इतना कॉर्पस बनाना। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से ये सारी चीजें दिखती है और होती है। क्लियर सभी को? म्यूचुअल फंड समझा, एसआईपी समझा, एवरीवन, सभी लोगों को समझा एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में? हो गई सभी लोग? यस सर। चलो चलो, क्लियर है? सर ये क्लियर है? रिपीट कर देते इन शॉर्ट में थोड़ा सा, एसआईपी के बारे में क्या बोले आप? थोड़ा रिपीट कर देते सर शॉर्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा चलो चलो, कंसाइज। ओके ओके, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो मान लो आप अगर किसी भी हर एक महीने सिर्फ 6,000 रुपये क्या कर रहे हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। एक एवरेज रिटर्न आपको मार्केट दे रहा है ना 20 to 21% के आसपास, तो हम उतना ही ले लेते हैं। आप अगर 1 साल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 8,000 के रिटर्न मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6,000 क्या कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया, 21% के आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट 72,000, रिटर्न्स मिल रहे 8,000 रुपए के आसपास। तो इन्वेस्टमेंट जो है मैंने क्या बताया, एक लॉन्ग टर्म का गेम है।
इफ अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो 10 से 15 साल के लिए मार्केट में, तो 15 साल बाद, सिर्फ 15 साल बाद यहाँ पे आपके रिटर्न्स कितने बन रहे? अप्रोक्स 10x, मतलब अप्रोक्स 70x रिटर्न्स। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 लाख है और उसके ऊपर रिटर्न्स मिल रहे हैं 68 लाख। 10,80,000 मतलब 11 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपके 80 लाख रुपए बन जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इफ अगर आप 20 साल एसआईपी कर लेते हो गलती से, तो आपका कैपिटल बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। कितना कैपिटल देखो यहाँ पे, अप्रोक्स 14 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 2 करोड़ का कॉर्पस। अभी इसमें हम, आप बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा मत बताओ कि हम कुछ भी मत बताओ। चलो इसमें से हम इन्फ्लेशन भी रेस कर देते हैं कि आज के um, टाइम के, वो टाइम के आपके पास sorry for कितने। interruption, sir. I'm sorry for interruption. मेरा एक सवाल है, लेट्स से कि हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेट करा 16%, राइट, फॉर हाँ। 2 ईयर, फॉर हम्म। 2 ईयर, तो उसके बाद जो जो भी एक्चुअल लाइक टोटल अमाउंट आएगा उसमें से हम इन्फ्लेशन कहाँ पे माइनस करेंगे, लाइक डायरेक्टली माइनस कर दे डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ माइनस कर रिटर्न? सकते हो आप, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हम्म करो, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग थ्रू होता है ना ऐड। हम्म तो यहाँ हम्म पे ही डायरेक्टली माइनस करना। वैसे अगर आप 6% माइनस करोगे ना, तो हम्म, बहुत वो कम माइनस होगा। ठीक है, तो बहुत यही कम से माइनस माइनस कर होगा। देना। ठीक है, इफ अगर आप हम्म 16% के रिटर्न देख रहे हो, तो आप हम्म, एवरेज हम 10% ही रिटर्न ले लेते हैं, चलो यहाँ पे। ओके। इफ अगर 20 साल भी रुक जाते हो, तो वो टाइम के आपके हम्म पास अगर 40 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो अप्रोक्स 50 लाख हम्म, रुपए आपके पास बन जाते। ठीक है, ओके तो ओके आज ओके के ओके। टाइम के 50 लाख मतलब बहुत इनफ है आपके लिए, हाँ। है ना? हम्म अगर आप छोटी छोटी हम्म, इन्वेस्टमेंट करके अगर बना ले रहे हो अपना कॉर्पस, तो बहुत बेटर है। ठीक यस है, सर। जी सर। चलो क्लियर सभी को अभी? ये सर क्लियर यस। है, आईपी क्लियर ओके, है। चलो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अभी देखते हैं ईटीएफ के बारे में। सभी लोग ना नोट्स बना रहे हो ना? ये सर नोट यस। बन रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलो। तो देखो ईटीएफ मतलब क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? देखो, मार्केट में ना काफी सारे शेयर्स है, काफी सारी कंपनीज है। तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी कंपनी को बाय करना है। क्या करना है? आपको पता है कि कोई एक सेक्टर है जो कि आगे बढ़ सकता है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज है। मतलब जैसे एनएसई है, एनएसई में ना जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उसकी ना टॉप 50 कंपनीज की ना एक लिस्ट बनाई जाती है। क्या बनती है? एक लिस्ट। जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो, उसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है, उसकी एक लिस्ट है, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। उसको हम क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डीप में जाके स्टडी करने वाले, बिकॉज मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा इसी चीज के ऊपर ट्रेड होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट सारी यही पे होती है। ठीक है, निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज की एक लिस्ट है। तो भी यहाँ पे 50 कंपनीज है। मुझे पता है कि ये जो टॉप 50 कंपनीज है, वो हर टाइम पे चेंज होती रहती है, बिकॉज कोई कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी तो वो ऊपर आएगी। तो मुझे ऐसा करना है कि मुझे इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, है ना? कि एक एक शेयर को बाय करना, हर एक कंपनी का एक एक शेयर बाय करना, मतलब टोटल 50 शेयर है। तो मुझे उसके लिए काफी बड़ा कैपिटल लगेगा, जैसे 1 लाख रुपए तो आराम से लगेंगे ना, बिकॉज 50 कंपनीज है। कुछ कंपनीज की प्राइस 1000 है, कुछ कंपनीज की 5000 है, किसी कंपनी की 400 है, किसी को 200 है। तो 50 कंपनीज की अलग अलग प्राइस है, तो अप्रोक्स 1 लाख रुपए जाएंगे। तो यहाँ पे होता है क्या है, ये जो 50 कंपनीज है, वहां पे ना ये जो ईटीएफ है, यहाँ पे एक बास्केट बनाया जाता है, जिस बास्केट में ये हर एक कंपनी का शेयर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो बास्केट जो लोग बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप क्या करो, हमारा शेयर परचेस करो। मतलब आप क्या करो, ईटीएफ बाय करो, है ना? वो ईटीएफ जिसकी प्राइस सिर्फ 50, 100, 200, 300, 100, 10, 20, 15 रुपए होती है। क्या होती है? 10, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100, 200, 150 रुपए के आसपास होती है। आप क्या करते हो? ईटीएफ को बाय करते हो। मतलब आप जब एक्चुअली ईटीएफ बाय करते हो, तो वो ईटीएफ क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मान लो अगर आप कोई गोल्ड का ईटीएफ बाय कर रहे हो, मतलब गोल्ड का क्या कर रहे हो, गोल्ड का ईटीएफ बाय कर रहे हो, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो ये ईटीएफ क्या होगा? ईटीएफ की प्राइस बढ़ेगी। एक्चुअल गोल्ड की जितनी प्राइस होगी, उतनी ही क्या होती है? ईटीएफ की प्राइजेस। क्लियर? मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेक्टर वाइज बास्केट। मतलब आपको किसी
टायर कंपनीज में जाना है तो टायर कंपनीज का अलग ईटीएफ। इफ अगर आपको फूड एंड बेवरेजेस में जाना है तो उसका अलग ईटीएफ। इफ अगर आपको किसी अलग चीज में जाना है, जैसे निफ्टी में जाना है तो उसका अलग ईटीएफ, गोल्ड वगैरह में जाना है तो उसका अलग ईटीएफ, सिल्वर में जाना है तो अलग ईटीएफ। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर एक शेयर को नहीं बाय करते। बिकॉज ये देखो, ईटीएफ बाय करना क्यों बेटर होता है, बिकॉज अगर मान लो आपको पता है कि इन फ्यूचर एआई इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होगा, उसकी इंडस्ट्री बूम होगी, पता है सभी को पता होगा। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि एआई के कौन से शेयर्स है, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। अभी आपको पता है कि ये 10 कंपनीज है जो कि अच्छी कंपनीज है, बट आपको यही पता नहीं कि इस 10 कंपनीज में से कौन सी कंपनी टॉप परफॉर्मेंस करेगी इन फ्यूचर, कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो उससे बेटर है आप क्या करो, सारे कंपनीज का जो एक ईटीएफ बना के रखा है, उस ईटीएफ को डायरेक्टली बाय करो। इस तरीके से चीजें होती है। तो चलो हम देखते हैं ईटीएफ यहाँ पे हमें कितने टाइप्स के दिखते हैं। देखो यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे काफी आपको ईटीएफ्स दिख रहे दिख रहे क्या आपको ईटीएफ्स, निपॉन का सिल्वर ईटीएफ्स है। देखो यहाँ पे आप ईटीएफ्स को एवरेज देखोगे, एक गोल्ड वगैरह के म्यूचुअल ईटीएफ्स है, कुछ सिल्वर के ईटीएफ्स है, दिख रहे हैं आपको। एक एवरेज अगर आप पर एनम की रिटर्न्स देखोगे तो पर ईयर 31, 32, 30, 33। अभी गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुए, इसकी वजह से ये आपको ज्यादा दिख रहे हैं। बट एक एवरेज अगर आप देखोगे तो ईटीएफ्स भी कुछ 18 to 20, 18 to 20% के रिटर्न्स आराम से दे देते हैं, 18 to 90% के। आपको इतना ही है कि जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है बैंक से बेटर, अगर इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे ना तो इनफ है। ठीक है, आपको इतने ही रिटर्न्स निकालने हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके आपको 6 से 7% दे पाए। इफ अगर 12-15% के भी आपको कहीं पे रिटर्न्स मिलते हैं तो भी वो एक अच्छी रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह दिख रहे होंगे काफी सारे। देखो यहाँ पे ग्रो गोल्ड ईटीएफ है, एक ईटीएफ दिखाता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ पे देखो। हम्म, ये देखो गोल्ड की ईटीएफ्स है। ये देखो टाटा का गोल्ड ईटीएफ है। इसकी प्राइस देखो कितनी है, जस्ट कितनी है। इसके 18 नवंबर को ये आया था। आप कितना भी इसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसमें मिनिमम 150 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम कितना है, 150 रुपये। टाटा गोल्ड ईटीएफ, 150 रुपये बहुत छोटी अमाउंट है। और यहाँ पे देखो, अभी आपको एक बात बताऊँ क्या, देखो यहाँ पे चलो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो गोल्ड वगैरह इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा, हम इंडिया में रहते तो हर एक पर्सन गोल्ड में इंटरेस्ट तो रखता ही है। बट एक आप छोटी सी चीज देखना, मान लो आज गोल्ड की प्राइस है 1 लाख रुपीज। आज वैसे 1 लाख रही नहीं है, एक्चुअल में गोल्ड की प्राइस आज कितनी बताया आपको। गोल्ड की प्राइस 3948 इंटू डॉलर की प्राइस क्या चल रही है अभी, पता है किसी को। यूएसडी आईएनआर, देखो यहाँ पे आपको बताओ क्या, किसी को अगर एक्चुअल गोल्ड की प्राइस देखनी होगी तो किस तरीके से आप देखते हो, 82.26 इंटू 82.26, 82.26। ये जो है ना, आपको पता है ये जो है वो एक्चुअल गोल्ड का चार्ट है। XAU USD, ये क्या है, गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि गोल्ड की प्राइजेस वगैरह, कि गोल्ड की क्या प्राइस है। देखो अब भी गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, यहाँ पे आपको क्या होगा, शो होगा। दिख रहे हैं ना सभी को। तो ये गोल्ड की प्राइस है। तो ये जो प्राइस है वो 28 ग्राम की है। कितनी ग्राम की है, 28। तो ये प्राइस है, ये कितने की है, 28 ग्राम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 28 से, मतलब 1 ग्राम की हमें प्राइस मिल गई 11,589। तो हम देखेंगे
एक तोला जैसे हम 10 ग्राम्स का एक ये करते हैं तो 1,15,000 क्या चल रही है अभी प्राइस चल रही है कितनी चल रही है 1,15,000 ठीक है यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो तो अभी 1,15,000 चल रही है तो फिर भी हम ले लेते हैं कि 1,00,000 रुपीज गोल्ड की प्राइस क्या है 1,00,000 रुपए अभी आप 1,00,000 रुपए का सोना बनाने चले गए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पहला 3% जीएसटी पे करो मतलब 1,03,000 3% का क्या जाएगा जीएसटी 6 to 7% का क्या जाएगा मेकिंग चार्जेस मतलब अगर 1,00,000 रुपए का सोना कर रहे हो आप तो वहां पे आपको प्योर गोल्ड मिलेगा क्या नहीं 22 कैरेट तो 1,00,000 रुपए जब आप पे करते हो तो वैल्यू आपको 22 कैरेट की मिलती है जो कोई मान के चलो अगर अभी 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए मान लो चेन बनाई आपने तो आपको पे कितना करना पड़ेगा 9% एक्स्ट्रा मतलब 1,09,000 आपको क्या करना पड़ेगा पे जब आप इस गोल्ड को बेचने जाओगे मान लो बेचने के टाइम पे इसकी वैल्यू मान लो इसकी प्राइस चली गई 1,20,000 कितनी 1,20,000 बट जब बेचने जाओगे तो 1,20,000 देगा क्या आपको कोई भी जो ज्वेलरी वाला है नहीं देगा इसका आपको एक मिलता है मूडी का भाव मतलब जो बेचने का प्राइस होता है जो सेलिंग प्राइस होता है वो देगा सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होती है पता है अप्रोक्स 12 to 15% रिड्यूस करके आपको मिलता है अब इसमें 12% से अगर आप 15% अगर रिड्यूस कर दोगे तो अगर 15% रिड्यूस करते हो या फिर 10% भी रिड्यूस करते हो मतलब 12,000 अगर रिड्यूस होते हैं आपके यहाँ से डिक्रीज होते हैं क्या होते हैं डिक्रीज होती है वैल्यू तो आपको बेचने के टाइम पे मिलेंगे 1,08,000 तो आपको क्या लगता है आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किए कि एक्चुअल में 1,00,000 का सोना आपने खरीदा कितने में 1,09,000 में और बेचा कितने में 1,08,000 में 1,000 रुपीज क्या है लॉस बट आपको क्या लगता है नहीं मैंने जब सोना खरीदा था तो 1,00,000 का था जब बेचा तो 1,20,000 का था ये इंडियन मेंटेलिटी बट एक्चुअल में 1,000 का लॉस है बिकॉज यहाँ पे मेकिंग चार्जेस उसके बाद जीएसटी बेचने के टाइम पे यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे घट होती है सोने की वो अलग से तो ये चीज से अगर आपको बचना होगा तो देखो यहाँ पे क्या है गोल्ड के ईटीएफ्स है यहाँ पे हमने देखा था अब ये क्या है गोल्ड के ईटीएफ्स है इसमें देखो यहाँ पे आप जब ईटीएफ यहाँ पे देखो ईटीएफ है हम्म, ये देखो कितनी प्राइस है इस ईटीएफ की सिर्फ 11 रुपए कितनी सिर्फ 11 रुपए प्राइस है 11.37 बहुत कम प्राइस है तो इसको आप बाय करो जब बेचोगे तो इसमें जीएसटी नहीं पे करना कुछ भी पे नहीं करना जितनी भी प्राइस होगी मान लो इसमें 1,00,000 रुपए डालते हो तो जब बेचोगे तो जो प्राइस होगी 1,20,000 वही मिलेगी आपको तो इफ अगर आपको सोना जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो हाँ इफ अगर शौक के लिए ले रहे हो तो अलग बात है कि पहनना ही अच्छा लग रहा है तो ले लो बट इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो ईटीएफ है जो कि 11 रुपए में मिल रहे हैं कोई भी छोटा पर्सन जो अपन 10 15 100 200 300 रुपए तो खाने में चले जाते हैं इफ अगर कहीं पे जाते हो ना तो खाने में चले जाते हैं पैसे तो अच्छी बात है इफ अगर इन्वेस्टमेंट करते हो अगर इन्वेस्टमेंट का एक बार अगर आदत लग गई ना तो वो आदमी कभी भी पीछे नहीं हटता इन्वेस्टमेंट से और मार्केट का एक रूल है जब ना लोग फियरफुल होते हैं मार्केट जब गिरता होता है ना गिर रहा होता है तो वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर होता है ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें एवरेज कर रहे हो वैसे नहीं जब मार्केट का एक डीप चला जाता है मार्केट एक डीप में चला जाता है जब पूरा इन्वेस्टमेंट मार्केट में निकल जा रहा है लॉकडाउन ऐसा वक्त था जहाँ पे बहुत बड़े लोगों ने लॉसेस भी किए और लॉकडाउन इसी चीज जगह मतलब वक्त था उस टाइम से काफी लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट जो है वो भी निकाले हुए हैं। ठीक है चलो दिखा सभी को समझा इसके बारे में समझा सभी को म्यूचुअल फंड क्लियर म्यूचुअल फंड सभी को क्लियर है एवरीवन देखो मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा कि सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होनी चाहिए म्यूचुअल फंड क्लियर एसआईपी क्लियर सभी को ईटीएफ यस क्लियर है क्लियर है सारी मैंने चीजें चलो ईटीएफ तो में भी थोड़ा एसआईपी के जैसे मंथली मतलब इन्वेस्ट करना रहता है। नहीं 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 ईटीएफ आप कभी भी बाय कर सकते हो ईटीएफ को हाँ और एसआईपी जो है ना वो ना किसी में भी की जाती है आप किसी शेयर में भी कर सकते हो एसआईपी ऐसा नहीं है कि किसी शेयर में भी एसआईपी कर सकते हो
कि टाटा मोटर्स का शेयर है तो हर महीने टाटा मोटर्स ही ले रहे हो, बट शेयर में करके कुछ मतलब नहीं है। एक ही शेयर आपको कितने रिटर्न्स देगा। पर म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर सकते हो, ईटीएफ आप डायरेक्ट बाय करो। 10 15 20 150 रुपए के आसपास ईटीएफ्स होते हैं। देखो ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी का निफ्टी 20, ये एक ईटीएफ है निफ्टी 20। ये देखो, ये ना निफ्टी का एक ईटीएफ है, मतलब जो निफ्टी है, जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी ना तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। ये सिर्फ 293 का है। मैंने काफी पहले इसको बाय किया हुआ है, काफी मेरे पास इसकी होल्डिंग्स है, ठीक है, बट इसको बहुत वक्त हो गया जब मैंने इसको ये किया था। अप्रोक्स देखो ऑल टाइम में इसमें कितने रिटर्न्स दिए, 2001 से ये चल रहा है, 2000% के क्या है इसमें रिटर्न्स है। देखो यहाँ पे देखो 2006 में कितना प्राइस था, अप्रोक्स 9 10 रुपए के आसपास था। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे राइट हैंड में, ये 2005 6 4 5 के वक्त पे देखो यहाँ पे 2000 के आसपास, यहाँ पे 2006 में कुछ प्राइजेस 40 के आसपास थी, यहाँ पे कुछ प्राइजेस 2007 8 के आसपास 80 पे थी। उसके बाद 2018 में कुछ 100 के आसपास थी, 2022 के आसपास कुछ 220 के आसपास थी, अभी 2026 के आसपास कुछ एक 290 पे है। मतलब जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ये जो इसकी प्राइजेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईटीएफ्स में कर सकते हो, ठीक है। ये जो है वो निफ्टी 20 है, मतलब जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, वो उसमें ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब ये टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ऊपर जाएगी, देखो एट द एंड टॉप में वही कंपनीज रहेगी जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जो ज्यादा रिटर्न्स निकालेगी वही टॉप में रहेगी। ऑफ कोर्स जब अगर टॉप कंपनीज में ये आ रही है तो ये भी ऑफ कोर्स इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ऊपर बढ़ेगा। ये 10 रुपए से ईटीएफ स्टार्ट किया था, आज 300 रुपए पे चल रहा है। वैसे ही अभी गोल्ड वगैरह है, जैसे गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होती है उसी तरीके से ईटीएफ्स की भी प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। किसी को गड़बड़ नहीं है ना कि घर पे जाने को, सर बस कर अभी। चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन, कि देखो जैसे आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो और कई सारे लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं। आप अकेले मार्केट में आ रहे हो क्या, नहीं। तो और ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं और उनके आने से मार्केट को फर्क क्या पड़ता है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो फर्स्ट होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स मतलब कौन, आम आदमी, जैसे आप मैं, जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल है, 100 200 रुपए से लेके लाख 2 लाख से लेके 5 6 करोड़ के आसपास तक। देखो रिटेलर के पास भी इतना कैपिटल होता है, 4 5 करोड़ तो होते हैं। बहुत लोग हैं जिनके पास रिटेलर कैटेगरी में 4 5 करोड़ होते हैं, लोगों के पास 1 2 लाख से आसपास, तो 100 200 रुपए से लेके एक 5 6 करोड़ के आसपास क्या होता है, कैपिटल होता है। उसके बाद आता है एच एन आई मतलब कौन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब कौन, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब खुद के पास, हाई नेटवर्थ मतलब हाई, हाई मतलब ज्यादा, नेटवर्थ मतलब पैसा, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है, बट किसका, खुद का। जिनके पास खुद का ज्यादा पैसा है उनको हम क्या बोलते हैं, आज एच एन आई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। मतलब कौन, जिनके पास खुद का ज्यादा पैसा है, जैसे कि 5 6 करोड़ से लेके 4 5 सौ करोड़ के आसपास लोगों के पास इतने पैसे भी होते हैं, 4 5 सौ करोड़ रुपए, उनको हम क्या बोलते हैं, एच एन आई। जैसे आपने नाम सुना होगा राधा किशन दमानी, पता है राधा किशन दमानी, या फिर राकेश झुनझुनवाला, नाम सुना होगा आपने इन दोनों का। अब एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ये दोनों एच एन आई है। पता है आपको ये राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला, पता है आपको? सेकंड का सुना है, राकेश झुनझुनवाला। राइट राइट। राकेश झुनझुनवाला जी को हम बोलते हैं इंडिया का बिग बुल बोलते हैं हम, जैसे इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है। वॉरेन बफेट जो है वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है, जिन्होंने टीन एज में स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट करना, और बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत मतलब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पीपल में आते हैं वॉरेन बफेट। और जो राकेश झुनझुनवाला है वो भी इंडिया के टॉप रिच पीपल में आते हैं। राकेश झुनझुनवाला का नाम शायद सभी ने सुना होगा, राधा किशन दमानी का भी शायद नाम आपने सुना होगा, बट नाम भी नहीं सुना होगा तो इनके कंपनी या फिर इनके बिजनेस के बारे में हर कोई जानता होगा। डिमार्ट पता है सभी को, डिमार्ट? यस। राइट। तो डिमार्ट जो है उसका फुल फॉर्म है दमानी स्मार्ट। क्या,
दमानी स्मार्ट, जो कि राधा किशन दमानी ओन करते हैं। ठीक है, डीमार्ट के ओनर जो है उनका नाम है राधा किशन दमानी। और राकेश झुनझुनवाला मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है वो किसकी है? राकेश झुनझुनवाला जी की, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिनको हम बोलते हैं इंडिया का वॉरेन बफेट या फिर इंडिया का बिग बुल। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है एचएनआई के, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, जो कि मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। रोहन लेक्चर चालू आहे, नंतर कॉल करतो, बोल ना. का रे? अरे मम्मीला मी फोन केला होता, मम्मी बाबड पाठवते. अरे मी मोबाईल लागत नव्हतो ना, माझ्या पण लक्षात नाही. मम्मी मला आज बोलली. हा. अरे माझ्या पण लक्षात नाही. मी लावत होतो, मम्मीचा आलता मला कॉल. मम्मी बोलली बाबड आता पाठवून देते, मग मी सकाळी देईन तुला. हा. माझ्या कॅन्सल देतो तुला. हा. म्हणजे हा. ऐक ना, लेक्चर झालं कॉल करतो तुला. हा. सॉरी सॉरी एवरीवन, देखो समझ आ रही है ना चीजें? देखो, तो थर्ड होता है डीआईआई। थर्ड कौन होता है? डीआईआई। राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला एक बिग बुल है। चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होते हैं डीआईआई। डीआईआई मतलब कौन? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कौन? जो कि खुद का पैसा नहीं लगा रहे, जो कि दूसरे लोगों का पैसा लगा रहे। ये क्या है? इंस्टीट्यूट से, बट कहा कि डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की। इंडिया की ऐसी इंस्टीट्यूट्स जो कि खुद का पैसा नहीं लगा रही, लोगों का पैसा लगा रही है। तो इंडिया की ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट्स है? जैसे है एलआईसी। एलआईसी पता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लोग लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी से लेते हैं और एलआईसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद हुआ पीएफ, आपके प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स वगैरह। ये सारे मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं? मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है, डायरेक्टली बताता है कि आपके पैसे हम कहाँ करेंगे? मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बताता है ना। काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एफआईआई। ये जो डीआई है उनके पास भी बहुत बड़ा कैपिटल होता है, जैसे 600-700 करोड़ से लेके लाख, 1-2 लाख करोड़ के आसपास तक क्या होता है? कैपिटल होता है। उसके बाद आते हैं एफआईआई। एफआईआई मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो कि दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कहा के फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या? जो इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्रीज है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीज। उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीज। जो इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्रीज है उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीज। जो भी बाहर से पैसा आता है इंडिया में उनको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन मनी। ठीक है, बट जब बाहर का पैसा आता है ना तो बहुत बड़ा पैसा आता है, बहुत बड़ा। तो जैसे कि 50-60 हजार करोड़ से लेके इनके पास 5-6 लाख करोड़ होते हैं। अभी ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके और मेरे 1-2 करोड़ रुपए से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनके कैपिटल को, बिकॉज बहुत बड़ा कैपिटल होता है इनका, बहुत बड़ा। देखो ना, आपके 100 रुपए मतलब आपके 1 करोड़ मतलब उनके 5 रुपए जैसे है ना। उनके 5 लाख जैसे, 5 लाख कहाँ पे और 5 रुपए कहाँ पे, है ना। 5 लाख करोड़ है वो, और हमारे पास सिर्फ 5 करोड़ भी है, बट ये 5 है और ये 5 लाख है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में? जब रिटेलर मार्केट में आते हैं ना तो मार्केट कुछ भी मूव नहीं करता, मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइंग सेलिंग चल रही है। जब एचएनआई मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो इनके भी मूवमेंट से, इनके बाइंग और सेलिंग से मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ पर्टिकुलर शेयर्स में अगर ये ज्यादा बाइंग और ज्यादा सेलिंग करे ना तो मार्केट कोई भी पर्टिकुलर शेयर नीचे और ऊपर जा सकता है। इफ अगर एचएनआई उसमें ज्यादा बाइंग कर रहे हैं तो, इफ अगर एचएनआई ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो शेयर थोड़ा सा गिर सकता है। ठीक है, जब भी मार्केट में डीआईआई और एफआईआई इंटर करते हैं तो मार्केट एक मूवमेंट देता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज इनके पास पैसा ज्यादा है ना। जब बड़ा पैसा मार्केट में आएगा, जब लोग ज्यादा प्राइजेस पे भी शेयर को बाय करना अगर प्रेफर करेंगे तो मार्केट क्या होता है? अप साइड जाना स्टार्ट होता है ना। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज लोग हायर प्राइस पे बाय कर रहे हैं।
जब भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स में जब एफआईआई डीआई की बाइंग्स बढ़ती है तो मार्केट क्या होता है, अप जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, जब भी मार्केट में एफआईआईज की और डीआईएस की बाइंग दिखेगी तो आप ये समझोगे कि मार्केट क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है। जब भी एफआईआई और डीआई मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट एक थोड़ा सा मूवमेंट देता है डाउन साइड के लिए, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे किसी भी शेयर को बाय करते वक्त आपको ये देखना है कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एफआईआईज उस शेयर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, एफआईआईज उस शेयर को सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। इफ अगर एफआईआईज भी बाय कर रहे हैं तो उस शेयर में कुछ इन फ्यूचर अच्छी चीजें होने वाली है, बिकॉज एफआईआई बहुत बड़ा पैसा है। अपने 5-6 रुपए, 5-6-10 हज़ार रुपए या फिर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, बट इनके पैसों से फर्क पड़ता है। और ये लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें देख के इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको भी आपको क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा फॉलो करना होता है। क्लियर सभी को? ये कौन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर्स, एचएनआई, डीआईआई और एफआईआई, सभी को क्लियर? आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे, या फिर आज का डे क्लोज करते हैं, कल चीजें फिर से ऐड ऑन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आप बताओ? आगे बढ़ते हैं ना, चलो फिर। देखो यस सभी ने नोट डाउन किए ना सारी चीजें, ये जो चीजें हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी लोगों ने नोट डाउन करके रखा है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, यस सर। सबसे यस ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट है एफआईआई और डीआईआई। बोलो सर बोलो। इनको एक क्वेश्चन है मेरा कि सर डीआईआई एंड एफआईआई को ट्रैक कैसे करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से देखो ट्रैक काफी करें? चीजें हैं जो टूल हम्म। है, वहां पे देखना पड़ता है हमें। मैं बताऊंगा आपको कि हम्म। कहाँ पे हमें देखना है, जब फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे ना हम, तो यहाँ पे वो भी बहुत ओके अंदर ओके। जाना पड़ेगा सर्च करके। तो बाद में जब जी। फंडामेंटल हम्म। देखेंगे ना तो मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा कि जी। कैसे हम देखेंगे कि एफआईआईज की हम्म। बाइंग, हमें ना अच्छा बेटर शेयर को किस तरीके से पिक हम्म। करना है, वो जब हम देखेंगे ना तो हमें ये हम्म। चीजें देखनी है। मैं वहां हम्म। पे बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है वहां ओके पे, ओके। तो ये चीजें मिलती है हमें। ओके सर। ठीक है, जी चलो जी। तो ठीक थोड़ा है। हम आगे बढ़ते हैं। तो तो हम देखेंगे यस। टाइप्स ऑफ ट्रेडर के बारे में। तो देखो ये ट्रेडर कौन होता है पता है आपको? ट्रेडर, देखो ट्रेडिंग के ना टाइप्स होते हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग भी की जाती है। ट्रेडिंग करके भी मार्केट से अर्निंग की जाती है, मार्केट में काफी लोग हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग का मीनिंग पता है किसी को, ट्रेडिंग क्या होती है? फिर शेयर्स को खरीदना बेचना, अब लाइक इट डिपेंड्स कि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्विंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब खरीदना बेचना। राइट, देखो ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग है, आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हो, बाय करते हो, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है या फिर किसी भी अलग जगह पे जाके उसको हायर प्राइस पे सेल कर देते हो, इसको हम सिंपली ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को 5 रुपए में बाय करना और किसी और जगह पे जाके उसको 6 से 7 रुपए में बेचना और 2 रुपए का प्रॉफिट निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसी ट्रेडिंग का मीनिंग अपने जो शेयर मार्केट है उसमें क्या होता है, देखो किसी पर्टिकुलर शेयर को बाय करना और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसको बेच देना। ठीक है, इतना सिंपल मीनिंग है। तो इसके ना टाइप्स है कि अलग अलग टाइप में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके टोटल 4 टाइप्स है। फर्स्ट होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्या, आप क्या करते हो, मार्केट का टाइम पता है सभी को, 9:15 से 3:15 तक है। जो मार्केट है 3:15। ना अपना वो 9:15 से 3:15 तक होता है। एक्चुअल में मार्केट ओपन होता है 9 बजे और क्लोज होता है 4 बजे, 3:30 को। ठीक है, बट ये टाइम हमारे लिए नहीं होता, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि किसके लिए टाइमिंग होता है। तो जो स्कैल्पर है वो क्या करता है, जो मार्केट ओपन होता है, जब मार्केट 9 बजे 9:15 से 3:15 तक, जब तक मार्केट ओपन होता है उसके बीच में जो भी उसको दिखता है कि यहाँ से मूवमेंट आने वाली है, यहाँ पे उनको जब चार्ट पे दिखता है कि यहाँ से बड़ी एक मूवमेंट आ सकती है, उस टाइम पे ये लोग पता है 5-6 मिनट के लिए एक ट्रेड ले लेते हैं, 5-6 मिनट या फिर 10-1 मिनट के आसपास क्या करते हैं ये लोग, ट्रेड लेते हैं, या फिर 1-2 मिनट में भी एक ट्रेड हो जाता है। ठीक है, एक छोटी सी मार्केट में जो मूवमेंट आती है ना, छोटी सी मूवमेंट, उसको लेके मार्केट से एग्जिट करते हैं। मतलब क्या, कि शेयर की प्राइस 50 रुपए, तो 50 से 51 चली गई, सिर्फ 1 रुपए की मूवमेंट लेके यहां से एग्जिट कर देते हैं। क्या करेंगे, एग्जिट। तो बेबी आप बोलोगे सर ये 1 रुपए की मूवमेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा? जो स्कैल्पर होते हैं ना उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। मान लो ये बाइंग करेंगे 5 लाख से, कितने लाख से,
5 लाख से अगर 50,000 का एक शेयर, 50 रुपए का अगर एक शेयर है, तो अप्रोक्स 25 शेयर आ जाएंगे, 25,000 के आसपास शेयर आ जाएंगे। कितने शेयर आते हैं अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अप्रोक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 रुपीज मतलब अप्रोक्स 5,000, है ना। 5,000 करो, कितने हो रहे हैं देखो। 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 50, तो अप्रोक्स 10,000 शेयर आ रहे हैं। तो 1 रुपए की अभी अगर मूवमेंट आ जाती है, मार्केट 1 रुपए से भी अगर ऊपर चला जाता है, तो भी उसको 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट। मान लो 100-200 रुपए का ब्रोकरेज भी जाएगा तो भी प्रॉफिट ही है ना 10,000 का, सिर्फ 1 रुपए की मूवमेंट पे। तो इस तरीके से स्कैल्पर क्या करता है, ट्रेड करता है। अगर 2-3 मिनट की मूवमेंट में अगर 10,000 मिल जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, स्कैल्पर क्या करता है, ट्रेड करता है। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर। उसके बाद कौन होता है, इंट्राडे ट्रेडर। ये किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं पता है। मार्केट का टाइम है 9:15 से लेके 3:15 तक। मार्केट जब तक ओपन है, इसके बीच में जो भी मूवमेंट आती है, मार्केट जब तक ओपन है उसके बीच में जितनी भी मूवमेंट आती है ना, उसको ये कैप्चर करता है। मान लो मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, वो टाइम पे इसने क्या किया, बाय किया 350 तक। वो क्या कर सकता है, इस शेयर को होल्ड कर सकता है। जब तक उसको प्रॉफिट चालू है तब तक ये पर्सन क्या करेगा, उस शेयर को होल्ड करेगा। इफ अगर ये पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इस पर्टिकुलर शेयर को 315 तक क्लोज नहीं करता, एग्जिट नहीं करता, तो ये जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली 350 को क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये जो शेयर है, वो कहाँ पे बाय किया होता है, इंट्राडे में। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब आप स्टॉक्स में जाओगे, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करो। चलो यहाँ पे आप जिंदाल शेयर्स है, यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही है। फर्स्ट दिख रहा है डिलीवरी, उसके बाजू में आपको दिख रहा है इंट्राडे, और उसके बाजू में दिख रहा है पे लेटर। जो इंट्राडे होता है ना, वहाँ पे लिवरेज बेस पे क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। लिवरेज मतलब इफ अगर आपके पास 10,000 रुपए है, इफ आपके पास 10,000 रुपीज है, तो आपको आपका ब्रोकर जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिवरेज। लिवरेज मतलब मार्जिन। तो अगर आपके पास 10,000 है, तो भी आप 50,000 से क्या कर सकते हो, ट्रेड बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पे शॉर्ट में छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो फिर से यहाँ पे दिख रहा है आपको 5x लिखा हुआ। 5x दिख रहा है सभी को कि लिखा हुआ। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 5x का मीनिंग है आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका आपको 5x मिलेगा। चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं जिंदाल स्टील का अगर एक शेयर बाय करने जाता हूँ, तो अप्रोक्स देखो यहाँ पे मुझे कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। अप्रोक्स 1,078 रुपीज का क्या है, एक शेयर है। इफ अगर आप सेम शेयर को इफ अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो, तो आपको देखो कितना पे करना पड़ रहा है, सिर्फ 215 रुपए। ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे डिलीवरी में एक शेयर बाय करने के लिए आपको 1,070 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, वहीं पे आप इंट्राडे में कितने शेयर्स बाय कर पाओगे, 5 शेयर्स। कितने शेयर्स, 5 शेयर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देखो। आप टोटल कितने शेयर्स बाय कर पा रहे हो, 5 शेयर्स। जब आप ये शेयर्स बाय करते हो ना, मान लो अगर सर ये आप कम क्यों 10K बता का रहा है? कैपिटल है। हाँ सर, ये कम क्यों बता रहा है प्राइस इसकी? यहाँ पे देखो ना, कौन सा प्राइस, ये जो प्राइस दिख रहा है वो, हाँ। देखो ना यहाँ पे मैंने, यहाँ पे वही दिख रहा है ना 5। देखो 5 टाइम्स आपको लिवरेज मिल रहा है। 5 टाइम्स मतलब आप एक शेयर बाय करने के लिए यहाँ पे कितने जा रहे हैं आपके, देखो यहाँ पे 1,070 रुपीज। वही आप इंट्राडे में जाओगे तो यहाँ पे देखो प्राइस कम ही होगी ना, बिकॉज 5x मतलब जहां पे एक शेयर आपको मिल रहा है 1078 का, तो इफ अगर आप एक शेयर लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको 5x का लिवरेज है ना, तो 5 शेयर कितने के होंगे आपके, जस्ट 1 सेकेंड, 5 शेयर कितने के होंगे, यहाँ पे देखो 5 शेयर कितने के होंगे। ओके सर, समझे। मतलब उसको 5 गुना हाँ, बाय करने की जगह उनने एक ही का शेयर की मतलब कम कर दी प्राइस उन्होंने। राइट 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 राइट, 5 शेयर बाय करने से बेटर है कि वहां पे आपने एक ही शेयर के प्राइस कम कर दी। मान लो देखो यहाँ पे 1,000 ही पकड़ लेते हैं हम प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 5 शेयर्स आएंगे, 5 शेयर्स बाय कर पाओगे। तो एक्चुअल में एक शेयर की प्राइस क्या बन रही है, 200।
तो इस तरीके से होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 5 भी बाय कर सकते हो सेम प्राइस में। डिलीवरी में जो आपको पे करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पे डिलीवरी में 1000 पे करने पड़ रहे हैं, सेम इंट्राडे में आप वहां पे कितने शेयर बाय कर पाओगे? 5 शेयर, ठीक है। जब डे क्लोज होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो भी आपके ऑर्डर है वो क्या होगी, वहां पे एग्जिट होगी। क्लियर सभी को? पर मार्जिन तो डिलीवरी पे भी मिलती है ना। डिलीवरी में मार्जिन नहीं मिलती आपको कहीं पे भी। डिलीवरी मतलब एक इन्वेस्टमेंट टाइप, वहां पे आप क्या करते हो, शेयर को परचेस करके छोड़ देते हो। वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है बस इतनी ही कि आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो। आपको आज लगा मुझे सेल करना है तो आप आज आप उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फिर अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 10 साल तक होल्ड करना है, आप 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हो। बट इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, जिसको हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से एक्सपायरी बनती है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, किस तरीके से एफएनओ में ट्रेड किया जाता है, ठीक है। चलो तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? यस। एवरीवन, चलो ठीक है। फर्स्ट होता है स्कैल्पर, सेकंड होता है इंट्राडे ट्रेडर, और थर्ड होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मतलब कौन? ऐसा ट्रेडर जो कि मार्केट के स्विंग्स को कैप्चर करता है। किसको कैप्चर करता है? मार्केट के स्विंग्स को। मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट के 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। मार्केट एक अप ट्रेंड में मान लो, तो मार्केट जब तक ट्रेंड में है, मार्केट का ये जो एक स्विंग है, मार्केट ये जो स्विंग है, मार्केट थोड़ा नीचे था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये जो मार्केट का स्विंग है, इसको क्या करता है, ये जो स्विंग ट्रेडर है वो कैप्चर करता है। या फिर इस तरीके से समझो, मार्केट में स्विंग ट्रेडर एक पोजिशनल टाइप ट्रेड होता है जो कि 4 to 5 मंथ्स उसको होल्ड करता है, ठीक है। या फिर उससे कम भी, या फिर उससे ज्यादा भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडर, जो कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लेता है। और फोर्थ होता है इन्वेस्टर, जिसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म मतलब ही स्विंग ट्रेडर, और एक लॉन्ग टर्म जिसको हम एक इन्वेस्टर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर से ज्यादा, शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर से कम, जिसको हम एक स्विंग ट्रेडर भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मतलब एक स्विंग ट्रेडर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब एक इन्वेस्टर ही, जो कि 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर भी आपको देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म का एक गेन टैक्स होता है और एक लॉन्ग टर्म का गेन टैक्स होता है, ठीक है। एलटीसीजी और एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, और एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन का अलग टैक्स होता है और शॉर्ट टर्म गेन का अलग टैक्स होता है, जो कि बहुत अलग अलग स्लैब कैटेगरीज है, अलग अलग उसमें काफी सारी कैटेगरीज है। इफ जो भी आप कैटेगरीज में आते हो उस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक है। इफ अगर आपके पास कैपिटल ही कम है तो ज्यादा टैक्स जाता ही नहीं है वैसे, ठीक है। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है एवरीवन? यस सर। सर फोर्थ चलो, वाले को क्या बोलते हैं? सर फोर्थ टाइप के ट्रेडर को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। ओके, इन्वेस्टर। ओके ओके, क्लियर है सर। क्लियर? सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट सभी को, एवरीवन, किसी को भी कोई डाउट है? जो भी चीजें हमने देखी आज आज के लेक्चर में, जो भी चीजें हमने देखी है उसके बारे में किसी को डाउट है क्या? अनुज जी, एवरीवन, प्रिंस, राहुल जी, नो सर। राजशेखर जी, चलो क्लियर है ना हर एक चीज? सर एक चीज पूछनी है, बोलो लाइक बोलो अगर हम बोलो। ईटीएफ को एक लाइन में बोले तो सर वो क्या है? ईटीएफ को अगर एक लाइन में बोले। देखो एक्चुअल में ईटीएफ एक बास्केट है जहां पे ओके। पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर है। मतलब एक हम्म ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सारे शेयर्स। तो आपको अलग हम्म। अलग एक शेयर बाय करने की जगह पे आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस बास्केट को ही बाय कर रहे हो। इस तरीके से ओके। ईटीएफ्स होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ईटीएफ में अगर आपको जाना है तो 2-3 जगह पे ये जाओ, जैसे गोल्ड है, निफ्टी बीज है, जो कि निफ्टी हम्म का एक ईटीएफ है। निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज है उसका एक बास्केट बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाओ, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बेटर है।
इफ अगर अच्छा। आपको देखना है गोल्ड की ईटीएफ्स है, काफी सारे गोल्ड की ईटीएफ्स है, टाटा हम्म गोल्ड है, ग्रो गोल्ड ईटीएफ्स है, हम्म काफी ज्यादा ईटीएफ्स है, तो उसमें आप जा ओके सकते हो। सिल्वर ओके के ईटीएफ्स है, ठीक है। ओके ओके। जी बैंक सर निफ्टी समझ। का, ज्यादा बैंक क्या निफ्टी रहेगा, का ईटीएफ या फिर एसआईपी? देखो मार्केट में ना कुछ भी करो, हर एक चीज बेटर है, बट एक चीज पे मत जाना, मतलब जो सारा इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह पे डाल दिया, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वही सेक्टर ने अगर सबसे कम रिटर्न्स दिए, तो अगर आप 10 साल पीछे जाओगे ना, एक 2019 से पहले, तो सबसे कम रिटर्न्स गोल्ड के थे। बट 2019 से लेके मतलब 4 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स 2020 से लेके 2025 तक अगर देखोगे, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स तो गोल्ड के, है ना। बट उससे पहले अगर जाओगे तो सबसे कम रिटर्न्स गोल्ड के। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक ही ट्रे में सारे अंडे अगर रख दोगे, तो गलती से अगर ट्रे गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो ऐसा करो कि आपके जो अंडे हैं, जो भी आपके पास एग है, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो अलग अलग जगह पे रखो। आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करके रखो, एक ही जगह पे सारी चीजें मत रखो। आप एसआईपीस भी करो, ईटीएफ में जाओ, पर आप खुद एनालाइज करके अच्छे शेयर्स लो, आईपीओ है उसमें जाओ, गोल्ड की ईटीएफ है, सिल्वर की ईटीएफ है, अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट है, सिर्फ मार्केट ही नहीं, काफी अलग चीजें हैं जिसमें कर सकते हो। मार्केट में अगर आपको पता है, अगर चार्ट भी अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हो, तो आप ट्रेड भी कर सकते हो। मतलब काफी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी चीजें ऐसी है जो बेटर अंडरस्टैंड हो रही है, जो आपके लिए बेस्ट है ना, वो चीज करो। अगर अगर यहाँ पे आदिश जी है, आदिश जी के लिए कुछ अलग चीज बेस्ट हो सकती है। चावी मैम है, उसके लिए कुछ अलग चीज बेस्ट हो सकती है। राजशेखर जी अलग कुछ चीज ऐसी है जो उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो जिसके लिए जो चीज बेस्ट होती है उसमें वो इंटर कर सकते हो। आप सारी चीजों का स्टडी करो, सारी चीजों को देखो समझो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें कर सकते हो आप। ईटीएफ अच्छे लगते तो ईटीएफ में जाओ, म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड में जाओ। खुद से अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो तो खुद एनालाइज करके इन्वेस्ट करो। देखो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बट हर एक चीज इन द डिप जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैं कोई यहाँ पे जस्ट ट्रेनर नहीं हूँ कि कुछ चीज सीख के आया और आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली काफी साल से मार्केट में हूँ, तो मुझे हर एक चीज मार्केट के बारे में पता है। मार्केट के डाउनफॉल्स भी पता है, मार्केट के अप्स भी पता है। तो हर एक चीज मैंने देखी हुई है। तो वही मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा यहाँ पे। और एक बात, जो जेआरवी सॉल्यूशंस है, वो आपको जो भी चीजें सिखा रहा है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपसे कुछ भी फीस नहीं चार्ज की जाती। इफ अगर आपको कोई बोलता है यहाँ पे कि आपको ये करना है वो करना है, यहाँ पे फीस पे करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको जो भी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर कोई यहाँ पे आपको पूछता है तो आपके जो भी कोऑर्डिनेटर से डायरेक्टली उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, अदरवाइज मेरे साथ भी आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है और? राहुल जी, प्रिंस जी, किसी को डाउट है? राजशेखर जी, आदिश नो जी, सर, नहीं? पूरा लेक्चर काफी क्लियर है सर, हर चीज ओके ठीक काफी है। अच्छे से समझ तो में आई। कल से, कल का क्या 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 बोल रहे हो? सर काफी सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई है, कह रहा हूँ। ओके ओके ठीक है चलेगा। तो कल का जो लेक्चर होगा ना, उसमें एक्चुअल में हम मार्केट स्टार्ट करेंगे। देखो ये तो ओवरव्यू है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये तो मतलब एक मार्केट का पार्ट है। बट एक्चुअल में मार्केट क्या है, वो है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो कल से हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट होंगे डायरेक्टली। किस तरीके से आप कंपनी का बैक का स्टडी करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी बेटर है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी आगे जाएगी, उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल। बिकॉज चार्ट पे भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चार्ट दिखता है। चार्ट में ही आपको ज्यादा करके पता चलता है कि कौन सा शेयर जो है वो अप जाएगा, कौन सा डाउन जाएगा। उसके साथ साथ इफ अगर इन फ्यूचर किसी को ट्रेड करना होगा मार्केट में, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको सारी चीजें देखनी है टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे इंपॉर्टेंट तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस है, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स, उसके साथ साथ काफी चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, वो भी समझेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना होता है, काफी चीजें हैं जो कि हम सीखेंगे आगे जाके। तो कल से जो भी लेक्चर होंगे ना, वो इतने ही लेंदी होंगे, अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर होंगे। तो उतना प्रिपेयर रहना। और हर एक पर्सन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके अगर समझोगे ना, तो काफी मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है जो कि एक सराउंडिंग में चलती है आपके, वही चीजें आपको देखनी होती है। एक फंडामेंटल एंड टेक्निकल डेफिनेटली। मैं ना
पर्सनली एक ट्रेडर हूँ, तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीप में पता है, बिकॉज मेरा मतलब एक चार्ट जो है वो मेरा फ्रेंड बन चुका है। तो डेली मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से बिहेव करता है चार्ट। मैं बाकी लोगों के जैसा एक इंडिकेटर बताया, इंडिकेटर तो मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा ही नहीं, बिकॉज जो इंडिकेटर है ना, यूट्यूब पे जाओगे तो इंडिकेटर पड़े हुए हैं, और एक्चुअल में इंडिकेटर कुछ भी मीनिंग नहीं है। कुछ भी बैक टेस्ट करोगे ना किसी भी जस्ट वन सेकेंड, अगर बैक टेस्ट करोगे ना किसी भी इंडिकेटर को जाके, तो इंडिकेटर कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा। हाँ, दे रहे होंगे कुछ कुछ इंडिकेटर जो है वो दे भी रहे होंगे प्रॉफिट, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको टिकना है ना, तो इंडिकेटर का कुछ भी मीनिंग नहीं है। इंडिकेटर काफी लोगों को ऐसे लगता है कि इंडिकेटर सीख लिए, एक इंडिकेटर अगर बाइंग का सिग्नल दे रहा है इस तरीके से, क्रॉस ओवर ये ओवर वो हुआ तो हम बाय करेंगे, ये हुआ वो सेल करेंगे, कुछ नहीं है। एट द एंड मार्केट चलता है सप्लाई डिमांड से। मार्केट किससे चलेगा? सप्लाई और डिमांड से। आपको जस्ट देखना है कहाँ पे बायर इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेलर्स है। एट द एंड जो मार्केट चलता है वो चलता है सप्लाई और डिमांड से। तो उसको समझो, सप्लाई डिमांड समझ गए, मार्केट समझ गए आप, तो उसी को मैं आपको एक्सप्लेन समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको समझना है कि कहाँ पे सप्लाई आ रही है, कहाँ पे डिमांड आ रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? देखो, बहुत सिंपल चीज है, अच्छी तरीके से डेली आओगे, डेली सीखोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे मार्केट को। ठीक है, और एक बात, कल सभी लोग क्या करना पता है, आपके जितने भी कोऑर्डिनेटर है उनको कॉल करना, और आपका ना एफएनओ सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेगमेंट है उसको ऑन करना, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हम उसको भी समझेंगे कि किस तरीके से आपको और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किस तरीके से बाय करने होते हैं, मतलब किस तरीके से एफएनओ में ट्रेड पंच करने होते हैं, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो ये है उसको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो सभी लोग ना आपका एफएनओ सेगमेंट जो है उसको एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन। कल सभी लोग 7:15 को ही ज्वाइन कर लेना, 7:30 बजे एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, बिकॉज काफी बड़े लेक्चर्स होते हैं हमारे। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम पे सभी लोग आ जाना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन। सभी लोग अपना एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट कर लेना, कल कॉल करो अपने जो कोऑर्डिनेटर्स है वो आपको बता देंगे। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहते हो आप? सर हेलो। बोलो 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 बोलो। मेरा एक मेरे एक एसआईपी में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो बीच में हम्म, कर सकते हैं पैसे? कर सकते हो, कुछ नहीं है दिक्कत उसमें। आपको ये महीने लगा मुझे पैसे इन्वेस्ट करने, करो, अगले महीने नहीं लगा नहीं मत करो, उसमें कुछ ये नहीं है। हाँ, बट एसआईपी अगर करोगे तो हर महीने करोगे तो बेटर जाता है। लॉन्ग टर्म में? हाँ, लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर है एसआईपीज भी। इफ अगर आप शेयर्स भी परचेस करते हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज में जाते हो तो बहुत अच्छी कंपनीज है जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, एसआईपी करोगे तो भी अच्छी बात है। ओके। ओके, और कोई डाउट है? देखो, उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको कंपलसरी करना ही है, नहीं करोगे तो कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है वैसा। हाँ, कि आपको थोड़ा सा रिटर्न्स वहां पे लो दिखेंगे बिकॉज आप कंटिन्यूसली नहीं कर रहे, बट हाँ, कंटिन्यूसली करोगे ना डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं। हाँ, बाई चांस कभी ऐसा एक आधा मंथ होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि करो ही करो, ऐसा नहीं है कुछ। एक मंथ कर किया, 10 महीने करे, बट एक मंथ ऐसा है कि आपके पास पैसे नहीं नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 10 साल तक इन्वेस्ट किया या फिर 5 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने बंद ही कर दिया इन्वेस्टमेंट करना, बट आपके म्यूचुअल फंड में पैसे पड़े हुए हैं, तो भी वो पैसे ग्रो होते हैं। ठीक है, एक लॉक इन पीरियड मान लो आपने 10 साल इन्वेस्ट की, बट 5 साल, उसके बाद 5 साल कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया पोर्टफोलियो, उसके बाद विड्रॉल्स वगैरह स्टार्ट किए। इफ मान लो अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको 18% के रिटर्न्स दे रहा है, अगर वो टाइम पे मान लो आपके म्यूचुअल फंड में 1 CR है, अप्रोक्स 15 साल बाद एक 1 CR है, और 15% के एनुअल रिटर्न दे रहा है, आप 10% पर ईयर विड्रॉल भी करोगे ना, 10% बोल रहा हूं मैं पर ईयर, तो भी आपके लाइफ टाइम कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। मतलब जब तक वहां पे आपके 15% के रिटर्न आ रहे, 15% के रिटर्न मतलब पर ईयर आपको 15 लाख रुपए के रिटर्न आएंगे, 15 लाख रुपीज, और विड्रॉल 10 लाख ले रहे हो, फिर भी 5 लाख से आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। मतलब 10 लाख रुपीज पर ईयर, मतलब अप्रोक्स 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 पर मंथ विड्रॉल भी लोगे हर साल हर महीने, तो भी आपके कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। उसको हम बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने आप विड्रॉल ले रहे हो उससे, हर महीने पैसे ले रहे हो,
तो भी पैसे कभी खत्म नहीं होगे, 80,000 हर महीने भी निकालोगे तो भी। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? नहीं नहीं, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी का डाउट है किसी का? नो सर। चलो, तो कल सभी लोग टाइम पे आ जाना, फंडामेंटल टेक्निकल स्टार्ट करेंगे। और कल सभी लोग अपना अपना जो फंडा ऑप्शन का, ये अपना फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट है वो एक्टिव करना, ठीक है, एफएनओ सेगमेंट। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, सभी लोग टाइम पे आ जाना। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके बाय सर, बाय गुड बाय। नाइट।